हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ की बात करने जा रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। ये देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस में 2008 में पूछा गया है। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो ये जो प्रपोजल है ये किसने बनाया था, ये देखने की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये नहीं बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने की, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तभी इसकी मांग की जा रही थी 1935 एक्ट आने के बाद भी बार बार। तो ये आंसर नहीं है हमारा। कैबिनेट मिशन तो बाद में आया था, उससे पहले क्रिप्स मिशन आया था। साइमन कमीशन ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तभी तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो ये भी आंसर गलत है। क्रिप्स मिशन इसका आंसर है सी। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है उसमें कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएगी। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी के प्री में पूछा गया है, आईएएस वाले एग्ज़ाम में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलवर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ये देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो कोर्ट होते हैं, अगर आप कभी कोर्ट गए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कोर्ट में जज जो बैठे होते हैं, तो जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पे जो जज थे मोस्टली तो ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कुछ इंडियंस भी जज बन जाते थे। तो उस टाइम पे रूल ऐसा था कि अगर कोई इंडियन जज बैठा हुआ है कोर्ट में, तो उस कोर्ट में कोई अगर ब्रिटिश ऑफेंडर है, ब्रिटिश क्रिमिनल है, किसी ब्रिटिशर ने कोई मर्डर कर दिया, उसका केस आता है, तो वो जो इंडियन जज है वो उस केस को नहीं हैंडल कर सकता, वो उस केस को नहीं देखेगा। ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस कोर्ट में जहाँ पे कि ब्रिटिश जज बैठा होगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी गलत बात थी। तो इल्बर्ट बिल लाया गया था, ये 1880s की बात है, 1883 में आया था ये। लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, तो वो लेकर के आए थे। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था इल्बर्ट बिल का वो ये था, टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न्ड। इस बिल के बाद में ये पॉसिबल हुआ कि इंडियंस भी ट्राई कर पाएंगे ब्रिटिशर्स को, इंडियन जजेस। सो ये आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था 2003 में। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान in the constituent assembly to decide allotted members seat in each province, one representative was in ratio to which population। तो पॉपुलेशन जो रफली थी वो 10 लाख थी। मतलब कि जो कैबिनेट मिशन प्लान ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हम इलेक्ट करेंगे तो उसमें लगभग कितने लोग रहेंगे, तो 10 लाख की पॉपुलेशन पर उन्होंने एनविसेस किया था कि लगभग एक इलेक्टेड मेंबर हम रखेंगे। तो उसी हिसाब से था। इजी है, मतलब कि याद रखने वाली चीज़ है, बाकी इजी है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इजीली यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस वाले एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनस वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में हमें याद रखना है मेनली 3 मेंबर्स थे। पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, 3 मेंबर्स थे, तीनों मेंबर हमें पता है। तो चौथा मेंबर जो रह गया वही नहीं था। हमसे पूछा ही गया है क्वेश्चन में कि कौन मेंबर नहीं था। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग गलती कर देते हैं कि वो पढ़ लेते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन पढ़ा, वैसे पूछा रहा मेंबर कौन सा, उन्हें पैथिक लॉरेंस दिखाई दिया, उन्हें पता था, बाकी ये दोनों ने पढ़े ही नहीं, स्टैफोर्ड क्रिप्स वाला एवी अलेक्जेंडर, इसको आंसर मार्क करके वो चले आए। तो ये इस तरीके से आंसर गलत हो जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा ए। उन्होंने पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है ये, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हुआ है। उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया है 2012 में, और यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस वाले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था।
इस क्वेश्चन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत तो बनी नहीं थी, क्योंकि उसका विरोध जो है इसीलिए हो रहा था, सिंपल है। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत भी नहीं बनी थी, और इंडिपेंडेंस से पहले बन गई थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो बचा एक कैबिनेट मिशन 1946, यही इसका आंसर है, सी। ओके, ये है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो बनी कैसे थी, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पर बनी थी, क्योंकि जो 1935 एक्ट था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल असेंबली के लिए इलेक्शन होने थे वो नहीं हो पाए थे, उससे पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जबकि स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शंस हो गए थे 1937 में, जिसमें कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी थी, कांग्रेस की सरकार ने 8 राज्यों में सरकार बनाई थी अपनी 11 में से। तो जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो वो कैसे बनी थी, जो ये जो 8 राज्यों की जो सरकारें थीं, यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से इनके थ्रू ही इलेक्ट किया गया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, और वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 की, क्योंकि इलेक्टेड सेंट्रल असेंबली 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में थी ही नहीं कोई भी। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये देखो IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखो आप लोगों को मालूम है, जैसे कि आजकल की मंत्री परिषद हो गई, उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जो काउंसिल जिसमें कि मिनिस्टर्स बैठे, आज की डेट में हम बात करें तो कैबिनेट, जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो बैठे हैं जो कि एग्जीक्यूट करें लॉज को, इम्प्लीमेंट करें। तो 1946 में जो वायसराय थे उसको तो बनाया गया था प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर उस टाइम के यही थे। तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया। यहाँ देखिए लिखेगा वो भी, वायसराय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल while Jawaharlal Nehru was designated as the vice president of the executive council, ठीक है। कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स फर्दर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये UPPCS में पूछा गया, हु ऑफ द फॉलोइंग was not the member of the interim national government formed in 1946 AD। तो इसका जो आंसर है ये तो देखो आपको याद होगा या फिर पता होगा या आपने पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, ऐसे इसमें कोई लॉजिक खास नहीं लग पाएगा। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जो थे वो इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे, सिंपल है, सी। आपको पता होगा तभी आप इसे पता रखिए, ओके। यहाँ देखिए यहाँ कुछ डिटेल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशंस डिक्लेरेशन एंड इंटरिम गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 1946। सी राजगोपालाचारी जो है उसमें एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए थे। जगजीवन राम मिनिस्टर ऑफ लेबर बनाए गए थे। हाउएवर डॉक्टर S राधाकृष्णन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरीके से डॉक्टर S राधाकृष्णन उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसोसिएशन रीजन वाला है, IAS का क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। ये बिल्कुल सही है। वेबल प्लान में लॉर्ड वेबल ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी उसमें जो हिंदूज़ हैं और जो मुस्लिम हैं उनकी जो नंबर हैं वो बराबर रहेंगे। मतलब कि जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए 100 लोगों की काउंसिल बनती है तो उसमें 50 हिंदू होंगे और 50 मुस्लिम होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल गलत है। वेबल ने इस बारे में नहीं सोचा था कि भाई इंडिया का जो पार्टीशन है वो अवॉइड करना है हमें। ये तो बाद में जिन लोगों ने चीज़ें डिसाइड करी थी उन्होंने ऐसा सोचा था कि फॉर स्ट्रैटेजिक रीजन्स इंडिया की जो यूनिटी है वो ठीक रहेगी। लेकिन लॉर्ड वेबल ने जब प्लान बनाया था तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हिंदू और मुस्लिम
बराबर होंगे तो इससे स्टेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। सिर्फ इनका इतना ही ऑब्जेक्टिव था। इनका ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था कि इन्हें जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया को रोकना था। तो देखो इसमें आप ऑप्शंस पढ़ें, एसर्सन बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई भाई, दोनों सही नहीं है। सेकंड, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, अगेन ये गलत हो गई। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यस ए सही है, आर गलत है, रीजन गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हु गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो आइडिया है वो सबसे पहले देखो स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में। ठीक है, इंडिपेंडेंस का आइडिया जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 1929 में। कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए देश के लिए, ये स्वराज पार्टी ने 1934 में बोला था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहली बार उन्होंने ऐसी बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन सी स्टेटमेंट सही है? असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, मैंने आपको भी बताया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी। वो जो स्टेट की जो असेंबलीज़ थी, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने ही अपने में से इनडायरेक्टली इलेक्ट करके मेंबर्स को चूज़ किया था सेंट्रल असेंबली में जाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। तो असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, नहीं, ये गलत थी। दी असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, अभी भी बताया, इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ही नहीं था। असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि भाई देखो 11 प्रोविंसेस थी, उनसे इलेक्ट होकर के आए थे लोग। तो हमें पता ही है कि 8 में ही कांग्रेस की सरकार थी, बाकी 3 में तो दूसरी पार्टियों की सरकारें होंगी, तो दूसरी पार्टियों के लोग भी आए होंगे। तो असेंबली वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमेटीज़, हाँ बिल्कुल, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग थी, बाकी सारी कमेटीज़ अलग थी। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई थी। तो असेंबली ने बहुत सारी कमेटीज़ बनाई थी। तो स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमसे पूछा गया 3 एंड 4 हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन पूछने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, चूज़ द इनकरेक्ट आंसर। उस केस में जो हमारा आंसर था वो ए हो जाता, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, हमें गलतियों को अवॉइड करना है, तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे और हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक।